हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम मैंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ था पूरा कि क्या क्या मैं बताऊंगा, कैसे बताऊंगा, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्क, उसके बाद उसका पूरा क्या क्या मैं बताने वाला हूं, तो वर्क पोर्शन पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एनर्जी, फिर पावर पे आएंगे। तो फर्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं। पोर्शन नंबर 1 दैट इज कॉल्ड वर्क। सबसे पहली बात, वर्क की डिफिनेशन आते हैं भाई। डिफिनेशन क्या होती है? तो वर्क की डिफिनेशन ये है भाई कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेस कर जाए तो वहां पे वर्क होता है। अगर फोर्स लगाओ, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ना करे, so that means there is no work. साइंटिफिक मेथड, अगर साइंटिफिकली देखा जाए डिफिनेशन क्या है, so work is nothing but work is a physical quantity. Work is a physical quantity, जो फिजिकली लगाते हो भाई। Work is a physical quantity which occurs due to some applying force when it displaced. अगर डिस्प्लेस नहीं होगा, इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेसिंग बाय अप्लाइंग सम फोर्सेस, देन वर्क डन इज जीरो। बिकॉज ऑफ विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क डज नॉट एग्जिस्ट। फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ वर्क वी नीड सम डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू अप्लाइंग फोर्सेस। तो फोर्स लगाओ तो क्या होना चाहिए भाई? ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना चाहिए। इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस्ड then we can say there is no work. यानी बैठना, बैठ के सोचते रहना, पढ़ना, लिखना, दिमाग लगाना, ठीक है, बिना मतलब काम करना, ऐसे ताकत लगाए रहना, किसी काम का नहीं है भाई। काम का तब होगा वर्क जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा। और आप बोलोगे यार उसके मतलब वर्क के लिए अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस होना चाहिए फोर्स लगाकर। जो इसके मतलब वर्क का वजूद कब होगा? जब इसके अंदर क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट हो। अब सवाल ये यार डिस्प्लेसमेंट कब होता है भाई? क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? बेटा एक बात बताऊं, अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां से चला वहीं से फिर वापस आ गया, डिस्प्लेस भी हुआ, और फिर से जहां से डिस्प्लेस हुआ फिर से, मान लो आपने एक बॉल फेंका, यहां पे एक दीवार है, ठीक है, और आपने यहां एक बॉल को फेंका, ऐसे यहां से पुश किया, फिर से देखा कि ये बॉल जाकर फिर से वहीं पे बॉल आ गया, फिर से बॉल यहीं पे आ गया ना, इधर गया फिर से वहीं पे आ गया, डिस्प्लेस तो हुआ, गया भाई एक जगह से, लेकिन फिर से वही जगह पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना बन गया? जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ, जीरो। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। शॉर्टेस्ट दूरी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जहां से गया फिर से वहीं पे वापस आ गया, गया और वापस आ गया, जहां से गया फिर उससे कोई ऑब्जेक्ट वापस आ जाएगा, तो वर्क डन जीरो है। मतलब अब आप बात को समझो, मैं कितना बताना चाहता हूं इतना ज्यादा इलिबरेट करके, क्योंकि अभी तो हम इसको पूरा अलग से पढ़ेंगे ना भाई वर्क को। उसका मतलब एक बात को समझो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर साइक्लिक चल रहा है, यहां से चला, मान लो ए से, डिस्प्लेस भी हुआ, फिर से यहां पर चला आया, मान लो फिर बी ऑब्जेक्ट ए से चला, फिर से बी पॉइंट पर वहीं पे चला आया, ए और बी दोनों का क्या है? दोनों सेम पॉइंट पर है, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? जीरो। तो मतलब वर्क कितना होगा? जीरो। फॉर एवरी साइक्लिक प्रोसेस वर्क डन मस्ट बी जीरो। यानी कोई भी साइक्लिक प्रोसेस ले लिया, जो साइकिल में घूमेगा, जहां से गया फिर से वहीं पे आएगा, याद रखना वर्क कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। तो डिस्प्लेस भी हो जाए, लेकिन डिस्प्लेस हो तो किस काम का? जहां से गया था फिर से वही आ जाए, तो वर्क डन किसी काम का नहीं, वर्क डन जीरो हो जाएगा, याद रखना। तो वर्क डन जीरो क्यों होगा? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है देन वर्क मस्ट बी इक्वल टू जीरो। या कोई ऑब्जेक्ट है यार, ऐसे है, ऐसे एक ब्लॉक है और आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, ऐसे डिस्प्लेस होगा क्या? बताओ ना यार। आप ये ब्लॉक रखा हुआ है, इधर उधर मूव करेगा ना भाई, ये रोड है, ये कुछ भी है, आप इसको ऐसे दबा रहे हो, 90 डिग्री इस पर फोर्स लगा रहे हो, तो क्या काम होगा? नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा। क्योंकि काम होने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट का होना जरूरी है।
जैसे ये बोर्ड पर मैं ऐसे ताकत लगाऊंगा ना, ये बोर्ड डिस्प्ले नहीं करेगा, लेकिन बोर्ड पर अगर दिखाऊंगा नहीं, अगर मैं ऐसे ताकत लगा दूं तो हो सकता है डिस्प्लेस कर जाए। तो जब इधर से ताकत लगाऊंगा तो डिस्प्लेस करने की उम्मीद है, तो वर्क डन कुछ होगा, लेकिन ऐसे लगाने से 90 डिग्री पर वर्क डन नहीं होता है, जीरो होता है। बात समझ में आ गया भाई? चलो, वर्क डन का डिफिनेशन समझ में आ गया भाई। तो वर्क डन एक फिजिकल क्वांटिटी है जो क्या काम करता है भाई, जो एग्जिस्ट करता है जब किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस कर दिया जाए ताकत लगाकर तब। और इसकी मैंने बहुत सारे टाइप्स, तरीके बता दिए कि भाई कहां कहां वर्क डन होगा, कहां कहां नहीं होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट से बहुत बड़ा ताल्लुकात है। उसके बाद आगे डिफिनेशन में यूनिट, यूनिट मतलब मेजरमेंट, किसमें मेजर करेंगे? तो यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। यूनिट ऑफ वर्क इज क्या बोलेंगे भाई? देखो, जितना मैंने डिफिनेशन बताया उसको अलग से लिखाने की कोई खास जरूरत नहीं है यार, सबको समझा दिया। आप चाहो तो जो मैंने वर्ड बोला है उसको लिख लो। डिफिनेशन मतलब डिफाइन करना, और डिफाइन करने का तरीका डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होता है, तो रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं, समझने की जरूरत है। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। वर्क को जूल में मेजर करते हैं। बेटा जूल कौन है? अबे जूल साइंटिस्ट का नाम है, सही बात तो ये, जूल साइंटिस्ट का नाम है। रियल उसका जो यूनिट है वो मैं बताऊंगा आपको। तो यूनिट ऑफ वर्क इज क्या होता है भाई? जूल। जूल क्यों होता है? इसको प्यार से कैपिटल जे भी बोल सकते हो। क्यों जूल होता है? क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था और उसने वर्क के बारे में काफी ज्यादा क्या किया, डिस्कवरीज की। इसके वजह से इसका नाम, साइंटिस्ट की इज्जत देते हैं भाई, साइंटिस्ट का नाम यूनिट ले लेते हैं। ओके बेटा, यूनिट जो होता है ना, जो मेजरमेंट करने का तरीका होता है ना, वो दो तरीके से होता है। मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूं क्योंकि ये आपके सिलेबस में जाना है, आपको समझना है। किसी भी चीज को मेजरमेंट करने का ना दो तरीका होता है। देखो जैसे 5 किलो, आप देखो कुछ सामान होता है, जाते हो आप भाजी खरीदने, है कि नहीं, बटाटा खरीद लिया, कुछ भी खरीदते हो तो केजी से मिलता है। टमाटर लिया, केजी से मिलता है। और छोटी दुकान पे जब जाते हो, जहां पे महंगा सामान होता है, वहां पे ग्राम चलता है। जैसे सोना खरीदने जाओगे, चांदी खरीदने जाओगे, तो वहां पे किलो से मेजर करता है क्या सामने वाला? जब महंगी चीज होती है तो ग्राम में मेजर करता है। क्यों ग्राम में मेजर करता है? क्योंकि ग्राम छोटा क्वांटिटी है तो गलत होने के चांस कम होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं होगा। किलो में जब मेजर करोगे तो काफी हद तक नुकसान होने के चांस होते हैं जब बड़ी यूनिट होती है। तो बेटा आप रियल लाइफ में देखते हो, चीजें दो तरीके से मेजर करते हैं, एक छोटी यूनिट, एक बड़ी यूनिट। तो आप ऐसे सिंपल समझो, आगे चलकर आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे, 11th में पढ़ोगे, पहला ही चैप्टर स्टार्ट है यूनिट एंड डायमेंशन। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि अभी आप दो तरीके से यूनिट हमेशा पढ़ा करोगे। एक छोटी यूनिट, तो यूनिट हमारी दो तरीके से होती है भाई, एक छोटी यूनिट, एक बड़ी यूनिट। मैं ऐसे बोल रहा हूं, छोटी यूनिट, एक बड़ी यूनिट। तो बड़ी यूनिट ज्यादातर बोलते हैं, बड़ी यूनिट का नाम है MKS सिस्टम, और दूसरा छोटी यूनिट का नाम है CGS सिस्टम। याद रखना बेटा, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, ये सब चीजें आगे चलकर, लेकिन अभी यहां पे इतना ही समझो, CGS सिस्टम। तो चीजों को मेजर करने का दो तरीका होता है, एक होता है MKS सिस्टम, दूसरा होता है CGS सिस्टम। MKS होता है बड़ी यूनिट के लिए, और ये छोटी यूनिट के लिए। ऐसे सिंपल हिंदी में समझ दिया, ठीक है। ये छोटी यूनिट CGS होता है और MKS मतलब बड़ी यूनिट होती है। ओके, MKS मतलब भाई मीटर, केजी, सेकेंड। यानी हर चीज जो बड़ी में रहेगा, मीटर में लिखा रहे, केजी में लिखा रहे, सेकंड में लिखा रहे, तो बड़ी यूनिट कहलाती है, ठीक है। सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में लिखा रहे तो उसको हम लोग छोटी यूनिट बोलते हैं। तो याद रखना, ऐसे जूल जो वर्क होता है उसको मेजर करते हैं बड़ी यूनिट में, उसका नाम, बड़ी यूनिट का नाम है जूल। वर्क का बड़ा यूनिट का नाम है जूल, लेकिन छोटे यूनिट का नाम है अर्ग, ERG। डरना नहीं है, ठीक है, टेंशन खत्म। तो कोई बोले व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बोलोगे अर्ग। बट व्हाट इज द MKS यूनिट ऑफ वर्क, यू हैव टू से जूल, ठीक है। तो जूल और अर्ग समझ में आ गया बेटा। अब आगे चलकर बताऊंगा कि एक जूल बराबर कितना अर्ग होता है। तो 1 जूल इज इक्वल टू, आप चाहो तो यहां पे लिख लो यार, 1 जूल इज इक्वल टू, तो कितना अर्ग होता है, ठीक है। ये सब चीजें पढ़ेंगे। 1 जूल कितना अर्ग होता है उसको मैं निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपके सिलेबस में आया नॉर्मली तो मैं दिखाऊंगा भी। तो पहले जूल का मतलब आप जानते ही नहीं हो, जूल मतलब आपको मेजरमेंट करने का तरीका मालूम हो गया। तो 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा इसको हम लोग बताएंगे।
क्योंकि जूल बड़ा है तो उसको छोटे में चेंज करने के लिए जाहिर सी बात है, बड़ा यूनिट रहेगा तो छोटा यूनिट में आएगा, तो वो क्या होगा, ज्यादा आएगा, जाहिर सी बात है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 जूल के अंदर क्या होगा, 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है, 10⁷ अर्ग, ये 10⁷ अर्ग होता है, ठीक है। 10⁷ मतलब कितना हो गया यार, 10 लाख, 1 करोड़, है कि 10�6 मतलब कितना होता है, 10 लाख, तो ये 1 करोड़ हो गया। ओके, समझ में आया भाई? चलो ये बात तो नॉर्मल है, बहुत क्लियर हो गई। ओके, यूनिट भी बता दिया, अब आते हैं फॉर्मूले में। तो जो बात, अब इसको बताओ, हटाओ ना भाई, समझ में आएगा ना, लिख लो ऐसे, नोट्स बना लो ऐसे, अपनी भाषा में बनाओ। यू हैव टू जस्ट प्रिपेयर बाई इन योर ओन लैंग्वेज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो समझ में आ गया दैट मीन्स एवरीथिंग इज ओके, और जब वो नहीं समझ में आया ना तो नथिंग यू हैव, सारा चीज बेकार हो जाएगा। समझना जरूरी है किसी चीज को, है कि नहीं? साइंटिस्ट बनने के लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती है, बेवकूफी होने की जरूरत नहीं है। साइंटिस्ट होने के लिए आपको अपनी भाषा, अपने दिमाग के अंदर किसी चीज को समझने की जरूरत होती है, कैसे समझते हो, तभी जाके उस पर आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। उसके लिए किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती कि नहीं ये लैंग्वेज पार्टिकुलर रहेगा तो आप साइंटिस्ट बन पाओगे, ठीक है। तो आप अपने आप को, स्किल को मजबूत करो, समझने की कोशिश करो। चलो देखते हैं इसका फॉर्मूला, देखते हैं भाई वर्क का फॉर्मूला। तो वर्क का जो है हमारा फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला मतलब ये हुआ यार कि जो मैं यहां पे डिफाइन कर रहा था ना, उसको फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करूंगा। तो एक बात बताओ बेटा, वर्क को डिनोट करते हैं W से, या कभी कभी WD से बोलते हैं, वर्क डन। तो याद रखना, मैं W बोल दूं, वर्क W इज इक्वल टू, तो ये क्या होता है, वर्क होता है, वर्क, ऐसे मैं अगर ऐसे बोलूं व्हाट इज वर्क, तो आपने बताया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। आप ही खुद बोल रहे थे कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ और वो डिस्प्लेस कर जाए, दैट इज कॉल्ड वर्क। तो वर्क को अगर W से डिनोट कर दें और फोर्स को F से डिनोट कर दूं, डिस्प्लेसमेंट को बेटा D से कर दूं, तो W इज इक्वल टू F इंटू डी या F इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट को अगर आप S से डिनोट करना है, F इंटू एस कर दो भाई, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इस पे कोई ऑब्जेक्शन है नहीं है। फॉर्मूला, मैं क्या बोला, फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी डिफाइन चीज को, उसको शॉर्ट फॉर्म में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कर देना, मैथमेटिकली उसको एक्सप्रेस कर देना, डिनोट कर देना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फॉर्मूला। जो फॉर्मूला क्या है, मैंने मैथमेटिकली इसको एक्सप्रेस कर दिया। सो वर्क डन इज इक्वल टू F इंटू एस, F मीन्स फोर्स, एस म्हणजे क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हुआ? ओके, अब आप यहां से कुछ आगे बढ़ाते हैं काम को। तो आपको यह समझ में आ गया, नॉर्मल बात। अच्छा, मैं इसको और आगे बढ़ाना चाहूं तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, फोर्स की जगह पर क्या मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन इज इक्वल टू मास भी तो लिख सकते हैं, मास, मास, M मतलब मास, A मतलब एक्सीलरेशन, S मतलब डिस्प्लेसमेंट। और ये एक्सीलरेशन के बारे में पढ़े हो इससे पहले चैप्टर्स में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, मोशन में सब पढ़े हो, ठीक है। मास और डिस्प्लेसमेंट तो बहुत अच्छे से पढ़े हो, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड सब पढ़े हो, तो वो काम आएगा, इसलिए मैं यहां पे लिखाया हूं, कुछ मकसद है, ठीक है, कुछ मकसद है। क्या मकसद है मालूम है? मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, एक बात बताया था। अभी देखो, ये तो आपको समझ में आ गया ना कि मैंने फोर्स की जगह पर M में रख दिया, क्यों, न्यूटन सेकंड लॉ से। मैं बोल रहा हूं, मैं जाके प्लेलिस्ट पे चेक कर लो भाई, सारा चैप्टर, ये 4th चैप्टर चल रहा है सीबीएसई का, मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ और सब एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो उसको चेक कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता है, वही मैंने लिखा हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो पहले से है। ओके, क्लियर हो गया। अब अगर मैं बोलूं, एक साथ क्यों ना कंप्लीट कर दूं, एक बात कंप्लीट कर दूं कि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगर काम हो रहा हो किसी ग्रेविटी की वजह से, तो बेटा फोर्स क्या बन जाएगा, वेट बन जाएगा। बताओ ना, ये फोर्स जो है ना, अगर मैं बोलूं इसी बात को, अभी टाइप्स को हटाकर पहले मैं इसी बात को कंप्लीट क्यों ना कर दूं यार, यहां तक जब मैं पहुंच गया,
तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, इसको ले रहा हूं मैं, वर्क डन यानी वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, है कि नहीं। तो अभी ग्रेविटी के अगेंस्ट में कोई वर्क करना है तो क्या होगा वर्क भाई, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ाया है, जाके चेक कर लो, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, स्मॉल जी वर्सेस कैपिटल जी, ये ग्रेविटेशन चैप्टर में, पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि अगर ग्रेविटी की वजह से कोई फोर्स लगता है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और उसका मास, उसमें क्या हो जाएगा, फोर्स की जगह पर मास इंटू एक्सीलरेशन ना होकर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, और उसको हम लोग डिनोट करेंगे mg, ए की जगह पर g, और भाई डिस्प्लेसमेंट वो तो हाइट हो जाएगा ना, कोई भी चीज ग्रेविटी की वजह से जब अगर गिरेगा तो वो हाइट कहलाएगा ना, वो डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा वो हाइट कहलाएगा ना, वो तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा ना। तो यहां s की जगह पर h लिख देंगे तो हो जाएगा वर्क डन ड्यू अगेंस्ट ग्रेविटी इज mgh। ये भी क्लियर हो गया भाई इसी के साथ साथ, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं टाइप्स में, ये समझ में आ गया ना भाई, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब क्या, अगेंस्ट ग्रेविटी मतलब क्या, वर्क डन अकर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, एंड इंस्टेड ऑफ फोर्स देयर विल बी वेट, तो वेट की जगह पर हम लोग क्या काम कर देंगे, फोर्स की जगह पर वेट कर देंगे, एंड वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी होता है, और जिस फॉर्मूले में रख देंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा mgh, मास, ग्रेविटी एंड h मींस हाइट एंड w मींस वर्क डन। हो गया ये बात। आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है, ये क्लियर, इसको हटाओ। इसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। तो आपको ये समझ में आ गया भाई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कोई पूछे व्हाट इज वर्क डन तो आप बोलोगे F इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स के यहां पर मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हो, अगर ग्रेविटी की वजह से हो रहा होगा तो mg लिख दोगे और h लिख दोगे s की जगह पर, ये आपका आधा काम हुआ। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क। तो वर्क के टाइप्स पढ़ते हैं भाई, इसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो मैंने 3 टाइप्स बताया हुआ है, 3 टाइप्स बताया हुआ है, तो हर चीज की डिफिनेशन अरे बता देंगे यार, अभी डिफिनेशन क्या है ये, लेकिन पहले इसको समझ लो तो लोग क्या होता है भाई। तो सबसे पहली बार टाइप्स यहीं पे बता दे रहे यार, है कि नहीं, इसको इतना मिटाऊं, चल भाई अभी टाइप्स आते हैं, ये भी मिट गया, ये भी खत्म हो गया, जो खत्म होता है उसको मिटाते जाओ, जगह खाली करो। टाइप्स पे आते हैं। तो टाइप्स भाई एक तो हो गया पॉजिटिव वर्क, तो वर्क के हम लोग टाइप्स में आ गए। टाइप्स में नंबर 1 हो गया पॉजिटिव वर्क डन, दूसरा हो गया भाई नेगेटिव वर्क डन, और तीसरा हो गया कौन सा, जीरो वर्क डन, WD मतलब वर्क डन, वर्क डन मतलब काम होना, कितना काम हुआ। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। क्या करते हैं ना भाई, सिंपल सा इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं यार, बस समझ में आ जाएगा। एक काम करो, ये एक ब्लॉक है, ऐसे यहां पर रखा हुआ है एक ब्लॉक भाई, ठीक है, ऐसे रोड है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ऐसे एक ब्लॉक रखा हुआ है। आपने क्या किया, इधर फोर्स लगाओ, ताकत लगाओ, इधर फोर्स लगाओ, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, और इधर फोर्स लगाओ और ये इधर डिस्प्लेस करने लगे, इधर डिस्प्लेस करने लगे, फोर्स लगाओ और ये जिधर फोर्स लगा रहे उधर डिस्प्लेस करने लगे। पहला ब्लॉक, पहला ग्राफ मैंने बना दिया। दूसरा क्या काम करो, आपने वेल में कभी देखा है कुएं के अंदर ऐसे पुली लगी होती है, कुआं ऐसे होता है, किसी ने वेल देखा है भाई, कुआं है कि नहीं, ऐसे गहरा सा होता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, ऐसे एक ऊपर पुली लगी होती है, यहां पे बकेट होता है, ऐसे एक बकेट होती है इसके अंदर, और इधर क्या काम करता है, बंदा खींचता है, इधर ताकत लगाता है, इधर क्या करते हैं, ताकत लगाते हैं, फोर्स इधर लगाते हैं डाउनवर्ड में, और बकेट क्या होती है, ऑटोमेटिक किधर जाएगी, अपवर्ड में।
तो बकेट जो डिस्प्लेस करेगी, एस मतलब डिस्प्लेस, एस मतलब यहां पे लिख दो भाई डिस्प्लेस, एफ मतलब फोर्स, यहां पे लिख दोगे डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है हमारा फोर्स, ठीक है। यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो और ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है। बात को समझो, मैं क्या बताना चाहता हूं, फिगर ही बता दिया होगा अगर आप थोड़े समझदार होगे, फिगर ही बता दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ रही शायद। अब आप क्या है, वही यही सेम चीज है, सेम एक ब्लॉक है, बहुत बड़ा ब्लॉक बना दिया रे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, क्या करना है, मिटाना ही तो है। एक ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक है भाई, और आप इस पर क्या काम करो, ऐसे फोर्स ऊपर की तरफ लगाओ, फोर्स ऊपर से लगाओ, फोर्स ऊपर की तरफ इस पर फोर्स लगाओ, तो क्या इसके अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट होगा भाई, जीरो होगा। अब बात को आपको समझ में आ गया होगा। पॉजिटिव वर्क डन का मतलब क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाओ उसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाए, उसी डायरेक्शन में अगर मूव करने लगे, तो उसका नाम होता है पॉजिटिव वर्क डन। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे सर, हिंदी में समझा देते हो, अरे यार इसको चेंज कर लो, ट्रांसलेट कर दो, डिफिनेशन है, चेंज कर दो, कोई फिक्स नहीं है, मेरे जैसा ही बोलो, बुक की तरह रटो, ठीक है। व्हाट इज पॉजिटिव वर्क डन, तो इफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऐसे बोल सकते हो, इफ अ फोर्स इज अप्लाइंग टू एन ऑब्जेक्ट and that object is displacing on the direction of force, then there will be a positive work done। और नया तरीके से बोल दो भाई कि if object is moving in the same direction where the force is applying, then it is said to be positive work done। भाई हिंदी में अगर बोलें तो कैसे बोलेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ, जिस डायरेक्शन में फोर्स हो उसी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करने लगे, डिस्प्लेस हो जाए, तो हम लोग उसको पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। मतलब अच्छी बात है यार, जिधर मैंने कोशिश किया उधर ही वो डूब, उधर ही वो भागा। भाई किसी ऑब्जेक्ट को ढकेलो तो जिधर फोर्स लगा रहे हो उधर ही वो भाग रहा है, तो उसके मतलब वो पॉजिटिव वर्क डन हो गया। दुनिया में अक्सर ऐसे ही होता है कि नहीं, किसी भी चीज को जिधर ढकेलते हो ना, लगभग लगभग वो उधर ही जाता है। लेकिन कहीं कहीं जब आपसे मजबूत आदमी पड़ जाता है, तो जब आप उसको ढकेलते हो तो वो जब आपको अपोजिट लगाता है फोर्स, तो जिधर आप फोर्स लगाते हो उसका उल्टा हो जाता है, तो उसका नाम नेगेटिव वर्क डन हो जाता है। तो वही तो नेगेटिव वर्क डन है कि आप ताकत लगा रहे हो, देखो बकेट को खींच रहे हो किधर, नीचे की तरफ, फोर्स लगा रहे हो नीचे की तरफ, और बकेट कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो ताकत लगा रहे हो नीचे, बकेट जा रही है ऊपर, तो नीचे आप लगा रहे हो और आपके अपोजिट डायरेक्शन में काम हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होने लगे तो उसका नाम नेगेटिव वर्क डन होता है, पॉजिटिव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क डन का मतलब समझ में आया, फोर्स लगाओ लेकिन सेम डायरेक्शन में, अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो उधर ही डिस्प्लेस करे, तो पॉजिटिव वर्क डन। बट इफ यू आर अप्लाइंग फोर्स, इफ यू आर अप्लाइंग सम फोर्सेस on downward direction, but the displacement occurs at upward direction, then it is said to be what, negative work done। Why? Because of it doesn't follow your direction, you are applying force on downward direction but it is moving on upward direction, so that means it doesn't follow your way। तो जब कोई भी चीज आपके रास्ते को फॉलो नहीं करता है ना, तो उस वक्त उसका नाम नेगेटिव हो जाता है, बोलते हैं नेगेटिव हो गया, नेगेटिव वर्क डन। तो यहां पे आप ताकत नीचे लगा रहे हो, असर ऊपर हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है असर ना भाई, तो असर हो रहा है तभी तो वर्क डन है, तो नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। बट इफ सम फोर्स आर अप्लाइड, इफ सम फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट बट देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, then it is said to be what, zero work done। because of for work done there must be some displacement, if displacement is not there that means what, work done must be zero। तो यहां पे क्या हुआ, फोर्स अप्लाई कर रहे हो लेकिन किस काम का फोर्स है, उसको नीचे दबा रहे हो, तो क्या वो डिस्प्लेस करेगा, अबे खींचो, पागल हो क्या, खींचो इधर का उधर, तो वर्क डन होगा। सो यू आर नॉट अप्लाइंग एनी टाइप ऑफ, you are not displacing, object is not displaced, you are applying force, yes force is there, ताकत तो है बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
तो उसका मतलब ये हुआ ताकत तो है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो व्हाट, वर्क डन इज जीरो। व्हाई, बिकॉज ऑफ वर्क डन के लिए हमें क्या चाहिए, लाजिम क्या है, डिस्प्लेसमेंट का होना। तो जीरो वर्क डन का मतलब जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस ही ना करे, चाहे ताकत लगाओ या ना लगाओ, तो क्या होगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्या बाय डेफिनेशन के साथ समझ में आ गई बात, बताओ ना, किस दम है, एग्जांपल बता सकते हो यार, बता सकते हो भाई, क्या बात करते हो यार, है क्या कुछ दम इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे हमारा स्पेशल केस बताता हूं मैं। ठीक है, स्पेशल केस कहीं कहीं होता है सिलेबस में, कहीं कहीं नहीं होता है, मैं इसको क्लियर कर दे रहा हूं भाई। मैंने बोला ना, एक लेक्चर में ये खत्म हो जाएगा वर्क डन, दूसरे लेक्चर में ये, तीसरे लेक्चर में ये खत्म। 2 घंटा अपनी जिंदगी का दे दो, उसके बाद मजे करो। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा यार, इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, उसको लाज रखो यार, समझने की कोशिश करो मेरे भाई। ओके, नाउ इसको भी मिटा दूं, ये भी बता दिया, इसको भी मिटा दूं, ये भी बता दिया भाई। बोर्ड तो खाली खाली हो रहा है, खाली सी लग रही है मेरी जिंदगी है। स्पेशल केस ऑब्लिक वर्क डन, स्पेशल केस क्या है भाई हमारा, ऑब्लिक वर्क डन, ऑब्लिक वर्क डन या ऑब्लिक वर्क बोलो। तो एक स्पेशल केस पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं ऑब्लिक वर्क। ऑब्लिक वर्क मतलब होता है भाई कि कोई ब्लॉक हो, दुनिया का कोई भी चीज हो, उसको खींचो, उसके अंदर फोर्स लगाओ। कि ये ब्लॉक है मान लो, ऐसे ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक मतलब कुछ भी है यार, ब्लॉक मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ ब्लॉक ऐसे कुछ रहे, किस चीज का टुकड़ा है भाई, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, ऐसे छोटा बच्चों वाला कार है कि नहीं, कुछ भी सामान रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है। अगर आप बेटा इसको ऐसे खींच रहे हो ना, तो ये हमारा नॉर्मल लीनियर वर्क डन हो गया, सीधा सीधा खींचना। लेकिन अगर आप इसको कभी कभी देखते होगे, ऐसे रस्सी बांध के ऐसे खींच रहा है कोई बच्चा, इसको इस पे रस्सी बांध दिया और ऐसे खींच रहा है, तो रस्सी बांध कर इसको ऐसे सीधा ना खींचकर, अगर इसको ऐसे खींच रहे हो, कुछ एंगल से खींच रहे हो, आप इसको ऐसे खींच रहे हो, सीधा ना खींचकर कुछ एंगल से खींच रहे हो, मान लो एंगल थीटा है, और इधर आप ताकत लगा रहे हो, इधर ना लगाकर आप इधर ताकत लगा रहे हो, तो कुछ ना कुछ एंगल से ताकत लगाओगे ना, तो कभी कभी इसका भी फायदा होता है। ऐसा नहीं है, लाइफ में जरूरी नहीं हर चीज को ऐसे सीधा सीधा खींचते हो, कभी कभी आप ऐसे खींचते हो, तो उससे क्या होता है, आसानी हो जाती है, उससे कम ताकत में ज्यादा काम हो जाता है। ये भी है, कभी अभी कुछ खींचना, मान लो बेंच है, उसको खींचना हो तो सीधा सीधा खींचना और एक उठाकर खींचना, तो ये उठाकर खींचना मतलब ऑब्लिक वर्क। तो अगर कुछ ताकत, कुछ थीटा, कुछ एंगल बना के अगर खींच रहे हो, तो उसको हम लोग ऑब्लिक वर्क बोलते हैं। अब इसमें भी सेम कहानी सब कुछ होगा, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। आपने पढ़ा है कि वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, आपने यही तो पढ़ा भाई कि वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेस किया, दैट इज कॉल्ड वर्क। लेकिन यहां पे क्या होगा, थीटा एंगल भी आ गया ना, इसलिए क्या काम करेंगे, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा भी ले लेंगे बेटा। क्या ले लेंगे, वर्क डन बराबर क्या ले लेंगे, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। चूंकि एंगल बना रहे ना, तो आप एंगल जहां भी आ जाए वहां पे एक मैथ्स का एक हिस्सा है जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। बेटा आगे चलकर पूरा मैथ्स में अच्छे से पढ़ना है आपको। ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक पार्ट है, एक मैथ्स का एक टाइप है। ठीक है, जैसे अलजेब्रा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, अलजेब्रा होता है, ठीक है, लॉगरिथमिक होता है, उसके बाद हमारा कैलकुलस होता है, ठीक है, बायनोमियल अलजेब्रा होता है, उसी तरीके से हमारा बूलियन अलजेब्रा होता है कि नहीं। उसी तरीके से ये हमारा जो होता है ट्रिग्नोमेट्री एक मैथमेटिक्स होती है, उसके अंदर सिर्फ एंगल को पढ़ते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे, शायद पढ़े भी होगे, ठीक है, साइन कॉस, टेन कॉस, सेक कॉसेक। तो भाई इनमें से ये एक होता है कॉस थीटा, जिसको पैरामीटर हो बोलते हैं, उसको डिनोट करने का, जैसे एक्स वाई अलजेब्रा में होता है, वैसे ट्रिग्नोमेट्री में जहां पे एंगल कोई चीज लगता है वहां पे थीटा होता है, तो यहां पे ले लेंगे कॉस थीटा। तो बहुत समझ में आ गया भाई। तो बस यहां पे कॉस थीटा ले लेंगे, ऑब्लिक अगर खींचेंगे किसी भी चीज को, अगर कुछ एंगल बना के खींचेंगे, तो वर्क डन बराबर एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। और एक बात बता दो बेटा आपको जानकारी के लिए,
हो सकता है शायद आपको आगे चलकर ये काम ही आए बहुत ज्यादा, कि अगर मान लो थीटा बराबर 0 ले लिया जाए, यहां पर थीटा बराबर 0 ले लिया जाए, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 0। और कोई बोलेगा कॉस 0 कितना होता है, तो आप यहां पे ऐसे लिख लो कि कॉस 0 कभी भी लिखा रहे, कॉस, ये कॉस है बेटा, एस है, हाँ ये एस है, एस सही से नहीं लिखा था, ठीक है। तो कॉस 0 का मतलब होता है हमेशा 1, तो बराबर वर्क डन बराबर हो जाएगा कितना भाई, एफ इंटू एस, बस क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा 1, तो इसके यहां पर 1 लिखेंगे तो एफ इंटू एस मिल जाएगा, तो वर्क डन बराबर हो जाएगा एफ इंटू एस। तो ये बात आप अच्छे से दिमाग में रखो कि अगर कोई बोलेगा कि ऑब्लिक केस में अगर थीटा 0 हो, अच्छा बेटा थीटा 0 का मतलब क्या होता है, थीटा 0 का मतलब ये हुआ ना कि कुछ भी आप उठा नहीं रहे हो, सीधा सीधा लीनियर खींच रहे हो, देखो ना जैसे जैसे इसको उठाते जाओगे ना, ऐसे उठाते जाओगे, थीटा ये एंगल है ना बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ऐसे इसको खड़ा करके अगर सीधा सीधा ऐसे ले आओगे ना तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, सोचो ना ये 90 डिग्री बन गया, 90 डिग्री बन गया ये। तो जब थीटा कम करते करते सीधा ले आओगे तो थीटा 0 बन जाएगा, तो जब थीटा 0 हो जाएगा तो वर्क मैक्सिमम मिलेगा, सीधा सीधा आप खींच लोगे, तो वर्क डन बराबर सेम फार्मूला बन गया। क्यों, लीनियर वाला तो आप ऐसे भी पहले पढ़े थे, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला भी बहुत मदद करेगा कि देखो एंगल से एंगल रखोगे और पता चलेगा कैसे आप खींच रहे हो। दूसरा ये है कि अगर मान लो थीटा बराबर 90 ले लिया जाए भाई, ये वाला केस, थीटा बराबर इस फोर्स को उठाते उठाते डायरेक्ट कहां ले आए, यहां पे ले आए भाई, थीटा बराबर 90 ले आए, मान लो ऐसे ऐसे इधर फोर्स लगा रहे, वर्क डन कुछ नहीं मिलने वाला, हाँ तो वर्क डन यहां पे थीटा बराबर 90 रख दोगे तो cos 90, तो बेटा cos 90 बराबर कितना होता है ये मालूम होना चाहिए, तो cos 90 बराबर कितना होता है भाई 0। कभी भी कोई पूछे व्हाट इज cos 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, तो किसी चीज को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक 0। सही बात है यार, ये तो हम लोग पहले से पढ़े थे कि जब सीधा सीधा लगाओगे फोर्स 90 डिग्री एंगल से तो कुछ वर्क ही नहीं मिलेगा, 0 वर्क मिलेगा, तो आपको तो वैसे भी मिल गया। तो भाई ऑब्लिक कहीं ना कहीं फायदेमंद है कि अगर थीटा 90 ले लेंगे, थीटा कुछ भी ले लोगे, देख रहे हो आपको जानकारी मिलती जा रही है ना। अब बेटा अगर मान लो यही ऑब्जेक्ट पर उल्टा फोर्स लगा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट पर किधर फोर्स लगा रहे हो, ये 90 हो गया, फिर से 90 और ले लो तो यहां पे आ जाएगा, ऐसे सीधा सीधा आ जाएगा, तो इसी ऑब्जेक्ट पे इधर से फोर्स लगा रहे हो ऐसे, तो कितना एंगल हो गया 90 डिग्री का, 90 90 180 डिग्री, तो यहां पे रख देंगे 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री -1 होता है, तो वर्क डन आपको नेगेटिव आ जाएगा, तो उसका नाम नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। तो ऐसे बहुत केस पढ़ेंगे, जो भी आपके सिलेबस में रहेगा उसी को देखना। कहने का मतलब मैंने आपको दो तो बता दिया कि 0 डिग्री और 90 डिग्री पर, तो 0 डिग्री रखोगे तब तो आपको फोर्स नॉर्मल वाला बन जाएगा वर्क डन, ये वाला बनेगा फॉर्मूला, और 90 डिग्री रखोगे तो 0 वर्क डन मिल जाएगा। तो ऑब्लिक अगर आपके सिलेबस में होगा तो वो भी पढ़ लो, वो आगे आज नहीं तो कल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। लेकिन आपको नॉर्मली ऑब्लिक आपके सिलेबस में इतना नहीं है, कहीं कहीं ठीक है, कहीं कहीं किसी किसी बुक में दे रखता है, ठीक है, डाइजेस्ट वगैरह में कहीं कहीं दे रखेगा, नहीं तो आपके सिलेबस में जितना मैंने पढ़ा है उससे पहले वही है। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्या किसके साथ भाई, एनर्जी के साथ, उसी तरीके से पढ़ेंगे, आपको ऐसे खिलवाड़ से खत्म हो जाएगा चैप्टर यार। ओके, थैंक यू, बाय बाय।